हेलो एवरीवन। मैं अमित टॉपर्स कॉस एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूँ। तो बेटा मैं यहाँ हाजिर हूँ एक और नए करंट अफेयर की वीडियो के साथ। और जितना भी आपका लास्ट डे का करंट अफेयर है वो सारा ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। तो आपसे वो पूछा है पहला क्वेश्चन कि भैया 30 मई को कौन सा डे जो है वो सेलिब्रेट होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो इस पूरी सीरीज में सारे इंपॉर्टेंट डेज कवर करवा दूंगा, है ना। आपने देखा होगा हर सीरीज में या हर वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन यही होता है इंपॉर्टेंट डे का। तो आपसे पूछ रहा है 30 मई को कौन सा डे जो है वो सेलिब्रेट होता है। तो आंसर याद रखेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो जो है वो आपका सेलिब्रेट होता है 30 मई को। दूसरी चीज हम यहाँ पे याद रखेंगे कि आपका 30 मई को एक और डे सेलिब्रेट होता है ना। गोवा जो है ना, गोवा गोवा का स्टेट डे जो है ना, गोवा को स्टेटहुड जो मिला था, गोवा का स्टेट डे जो है वो भी आपका सेलिब्रेट होता है 30 मई को। आपको पता होगा 1961 में गोवा जो है वो पोर्चुगीज कंट्रोल से इंडिपेंडेंट करवाया था इंडिया ने। तो यहाँ पे गोवा डे भी सेलिब्रेट जो होता है वो 30 मई को ही सेलिब्रेट होता है, और इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो भी सेलिब्रेट होता है 30 मई को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो आपसे बोल रहा है कापका यानो, है ना, कापका यानो या कबकयानो। कबकयानो वो बोल रहा है फर्स्ट वुमेन बनी है कौन सी, नीशी ट्राइब से, है ना। नीशी ट्राइब से फर्स्ट वुमेन बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है। वो आपसे पूछ रहे हैं नीशी ट्राइब जो है वो आपका कहाँ से बिलोंग करती है, कौन से स्टेट की आपकी ट्राइब है नीशी ट्राइब। तो बेटा याद रखना, अरुणाचल प्रदेश की जो बिगेस्ट ट्राइब है, अरुणाचल प्रदेश में जो सबसे बड़ी ट्राइब है, सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है, वो क्या है आपका नीशी ट्राइब। ठीक है, तो नीशी ट्राइब जो है वो अरुणाचल प्रदेश की जो है वो सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है, सबसे बड़ी ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश में। और इसी की विमेन है आपका कबकयानो, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है। अभी रिसेंटली कई लोगों ने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है। मैंने आपको हर एक दो पिछले दो तीन क्वेश्चंस देखोगे, पिछले दो तीन आपके दिन के क्वेश्चंस देखोगे, तो वहां पे आपको दिखेगा, है ना, कुछ नाम आपको वहां पर दिखेंगे, है ना। वो सारे ही नाम याद कर लेना, क्योंकि अभी देखो काफी लोग आपके माउंट एवरेस्ट को स्केल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंसेस याद रखना, क्योंकि यहाँ पे एक भी नाम इधर उधर मिस हो जाएगा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो उन चीजों को रिवाइज जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, केरला गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो आपके यूकेलिप्टस के जो प्लांट होते हैं उनके प्लांटेशन के लिए। उन्होंने बोला है कि आप यूकेलिप्टस के प्लांट्स जो है वो आप लगा सकते हो। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि यूकेलिप्टस जो है वो कहाँ का नेटिव प्लांट है, कौन से कंट्री से बिलोंग करता है यूकेलिप्टस का ट्री। तो बेटा याद रखेंगे, यूकेलिप्टस जो आपका बिलोंग करता है वो बिलोंग करता है आपका ऑस्ट्रेलिया से, है ना। कहाँ का नेटिव ये आपका स्पीशी है, नेटिव प्लांट है, या आपका ऑस्ट्रेलिया का नेटिव प्लांट है। यूकेलिप्टस जो है ना बेटा, फ्यूल वुड के लिए यूज होता था। जनरली आपका यूकेलिप्टस फ्यूल वुड के लिए यूज होता है, मतलब जलाने के लिए जो लकड़ी हम यूज करते हैं उसके लिए यूकेलिप्टस का पेड़ जो है वो आपका यूज होता है। फर्नीचर वगैरह में भी यूज होता है, लेकिन बहुत कम यूज होता है ये फर्नीचर वगैरह, या अदर यूजेस जो है इसके वो कम है। फायरवुड के लिए या जो फ्यूल वुड के लिए वो ज्यादा यूज होता है। दूसरी चीज यूकेलिप्टस का एक नुकसान भी है कि उसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है ना, जहाँ पे आपके यूकेलिप्टस का ट्री लगा हुआ होगा, प्लांट किया गया होगा, वहां पे जो सॉइल की फर्टिलिटी है ना वो कंपैरेटिव आपका रिड्यूस कर जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी वजह से ना यूकेलिप्टस को है ना अवॉइड किया जाता है, और काफी हद तक इसे अवॉइड किया जा रहा है। बट यहाँ पे गवर्नमेंट को जरूरत होगी, इस वजह से गवर्नमेंट ने केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अलाउ कर दिया है कि वो इस ट्री को आपका प्लांट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वो आपसे बोल रहा है नारवा रिवर जो है ना, नारवा रिवर, वो बोल रहा है ये रिवर आपकी कौन से कंट्रीज के बीच में बॉर्डर शेयर करता है। एक्चुअली बेटा यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे जैसे आपका नाटो, नाटो आपको पता ही होगा ना, नाटो नाटो आपका बहुत ज्यादा डिस्कशन में है। नाटो की वजह से आपका रशिया के वॉर चल रहे हैं, किससे, यूक्रेन से, है ना। इसी नाटो में कुछ और कंट्रीज भी आपका कोशिश कर रहे हैं इसका मेंबर बनने की। इस वजह से आपका ये सारी चीजें ना, रशिया और नाटो की वजह से ये वॉर वाली कंडीशन चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे नारवा रिवर पूछा जाए तो ये भी डिस्कशन में क्यों आया, क्योंकि ये भी रशिया का बॉर्डरिंग कंट्री है। तो रशिया और इस्टोनिया का जो बॉर्डर बनाती है वो रिवर कौन सी बनाती है, नारवा रिवर। तो आप याद रखना, नारवा रिवर कौन कौन से कंट्रीज के बीच में बॉर्डर बनाती है, आपका रशिया के बीच में और इस्टोनिया के बीच में ये बॉर्डर बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है आपका ये नारवा रिवर। ठीक है, चलिए आप कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना कि ये जो नाटो है ना, नाटो नाटो में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, और नाटो किस ईयर में नाटो का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आपका जिग एक करेंसी इशू की है
है ना, जो क्या है गोल्ड बैक्ड करेंसी, है ना। तो ये कौन से कंट्री ने इशू किया है बेटा? गोल्ड बैक करेंसी क्या होता है? जनरली जो इंडिया में करेंसी इशू होती है उसके पीछे आप फॉरेन एक्सचेंज भी रखते हो, है ना, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व भी रखते हो, उसके पीछे आप जो है वो गोल्ड भी रखते हो। तो कई फॉर्म्स में आपके बैक की जाती है करेंसी जो इंडियन करेंसी है। लेकिन आपकी सारी करेंसी जो है वो ऐसे नहीं होती हैं। यहाँ पे ये करेंसी जो बैक की जाएगी वो गोल्ड के फॉर्म में की जाएगी। मतलब जितना गोल्ड आप ओन करोगे, होल्ड करोगे, बैंक जो वहाँ का सेंट्रल बैंक ओन करेगा उतनी ही करेंसी वो आपका इशू करेगा। तो ये करेंसी है ना थोड़ा एक लिमिटेड सी रहेगी, ऐसा नहीं है कि आप कितना भी इशू कर पाओ, है ना। इंडिया में करेंसी इशू करने की पावर किसकी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, है ना। तो ये करेंसी जो आपका इशू करी है वो किसने करी है? आपका जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे जो आपके साउथ अफ्रीका के नॉर्थ की तरफ है, अफ्रीका का एक कंट्री है, ट्रॉपिकल कंट्री बोल सकते हो जिम्बाब्वे, जिसे एक करेंसी जो है वो आपका इशू करी है। याद रखना जब 1930s में आपका ग्रेट डिप्रेशन आया था ना बेटा, उस ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे जिम्बाब्वे में जो इन्फ्लेशन था वो 10,000 टाइम से भी ज्यादा हो गया था। 10,000 टाइम से ज्यादा इन्फ्लेशन जिम्बाब्वे में था। इतनी ज्यादा करेंसी वहां की गवर्नमेंट ने इशू कर दी थी। तो ऐसी चीजें ना हो इस वजह से आपने क्या किया? गोल्ड बैक करेंसी जो है वो आपने इशू करी। मतलब आप एक लिमिटेड अमाउंट में ही करेंसी इशू कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप कितनी भी करेंसी इशू कर दो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एशिया पैसिफिक एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2024 रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है? अच्छा बेटा, ये जो रिपोर्ट है ना, ये पब्लिश करी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करी है। अच्छा, अब इस रिपोर्ट की बात करी जाए तो इस रिपोर्ट में बोला कि एशिया पैसिफिक रीजन में जो आपका पॉपुलेशन टू एम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है ना, वो 2022 में पॉपुलेशन टू एम्प्लॉयमेंट रेशियो 57 पॉइंट समथिंग परसेंट हुआ करता था 2022 में। ये आपका 2023 में इंक्रीज होकर हो गया है 58% से ज्यादा, है ना। तो आपका लगभग लगभग कह सकते हो कि 1% के आसपास जो है वो पॉपुलेशन टू एम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है वो इंक्रीज हुआ है। ये इंक्रीज हुआ क्यों है? क्योंकि इंडिया के एम्प्लॉयमेंट में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, जिसकी वजह से एशिया पैसिफिक वाले रीजन में आपका पॉपुलेशन टू एम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है वो आपका इंक्रीज हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, कह सकते हो कि आपका ज्यादा से ज्यादा लोग आपके, समझ रहे हो ना, क्या आपके अगर 100 लोग एक आपके इस रीजन में रहते हैं तो 58 लोग ऐसे हैं जो आपके वर्किंग हैं, है ना। तो एक अच्छा है इंडियन इकोनॉमी के लिए, एशिया पैसिफिक रीजन की इकोनॉमी के लिए एक आपका पॉजिटिव सिंबल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ये प्रगति आपको 2024, है ना, प्रगति 2024 दे रखा है कि ये आपका जो है ना, इसका फुल फॉर्म हमें बताना है। तो बेटा इसका फुल फॉर्म है फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान, आयुर्ज्ञान, है ना, आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन। ठीक है, ये यहाँ पे क्या बोल रहा है? वो आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे आपका ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सुना होगा, आयुष जो आयुर्वेदा और इन सारी चीजों से डील करती है। तो यहाँ पे आपका ये यही बोल रहे हैं कि आयुर्वेदा जो है, आयुर्वेदा में रिसर्च हो और आयुर्वेदा में और टेक्निकल डेवलपमेंट हो, ताकि आयुर्वेदा का आपका डेवलपमेंट हो पाए, आयुर्वेदा और इफेक्टिव बन पाए। पहले भी बहुत इफेक्टिव है, लेकिन उसमें और अगर रिसर्च होंगे तो और इफेक्टिव आपके आयुर्वेदा से रिलेटेड आपके मेडिसिन वगैरह आएंगे। तो उसी के लिए आपका प्रोग्राम लॉन्च किया है, ताकि हम कोलैबोरेट करें, कई और आपके जो प्लेयर्स हैं, कई और जो आपके इंडस्ट्रीज हैं, सेक्टर्स हैं, उनसे हम कोलैबोरेट करें और आपके आयुर्वेदा की फील्ड में हम रिसर्च करके उसे और भी इम्प्रूव करें, है ना। तो उसी से रिलेटेड है आपका फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली कौन सा कंट्री है जिसने जेनेटिकली मॉडिफाइड, है ना, जीएम मॉस्किटोज आपके बनाए हैं, जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से वो क्या करेगा? आपकी मलेरिया को फाइट करने की कोशिश करेगा। तो बेटा ये जो काम किया है ना आपका, देखो पहली चीज, मलेरिया जो है आपका मच्छरों की वजह से होता है, मॉस्किटोज की वजह से होता है। और मॉस्किटो जनरली उस कंट्रीज में या उन एरियाज में होते हैं जहाँ पे आपका वाटर या मॉइस्चर वगैरह होता है। तो आप समझ सकते हो ये एक ट्रॉपिकल कंट्री में ही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रशिया इज नॉट अ ट्रॉपिकल कंट्री,
रशिया ट्रॉपिकल कंट्री तो है नहीं, तो इसका आंसर रशिया तो नहीं हो सकता। जापान भी है आपका प्रॉपर ट्रॉपिकल नहीं है, रशिया से थोड़ा सा नीचे है ना। लेकिन आपका चाइना और जिबूती कह सकते हो कि ये ट्रॉपिकल कंट्रीज में है। तो यहाँ पे ये जो आपका बनाया है जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज जो बनाए हैं, ये बनाए हैं जिबूती ने। जिबूती ने क्या किया है, जनरली आपने सुना होगा मॉस्किटो जो होते हैं उसमें मलेरिया को जो कैरी करते हैं वो एडीज होती है ना। एडीज जो आपका फीमेल एडी आपका जो मॉस्किटो होती है वो कैरी करती है किसे, मलेरिया के बैक्टीरियाज को। तो यहाँ पे जिबूती ने क्या किया है, जिबूती ने मेल एडीज बनाए हैं, ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाए हैं जो क्या करेंगे, फीमेल के जो प्रोडक्शन है, फीमेल का जो बर्थ है ना, उसको कंट्रोल कर देंगे। धीमे धीमे आपका क्या होगा, एडीज में जो आपकी फीमेल एडीज आपके मॉस्किटोज हैं वो अपने अडल्टहुड तक नहीं पहुंचेंगे, मतलब वो बर्थ तो लेंगे है ना, बर्थ लेंगे, लेकिन अपने चाइल्डहुड के टाइम पे ही वो क्या होंगे, आपके खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। जिसकी वजह से आपके फीमेल एडीज मच्छर नहीं होगा, और वो नहीं होगा तो वो मलेरिया को कैरी नहीं करेगा। तो यहाँ पे मलेरिया का प्रोपगेशन जो है वो आपका रुक जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाई करके ये चीजें जो है वो रुक जाएंगी। तो एक बहुत ही अच्छा रिसर्च है ना। लेकिन आपका ये चीज थोड़ी क्रूशियल भी कह सकते हो, क्योंकि आप जीन्स से, है ना, जीन्स समझ रहे हो ना, जेनेटिक्स से आप जो है वो चीजें चेंज कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। तो आपका ये फ्यूचर के लिए एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी भी है, पॉजिटिव भी कह सकता हूँ मैं इसे, नेगेटिव भी कह सकता हूँ कि अगर इस टेक्नोलॉजी का बाद में मिस यूज होगा तो वो ह्यूमन लाइफ पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। बट हाँ, अभी के लिए जो यूज किया है आपने, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो आपके मॉस्किटोज आपने डेवलप किए हैं, वो उससे आप मलेरिया को जो है वो कंट्रोल कर पाओगे। ये किसने आपका एस्टेब्लिश किया है, जिबूती ने आपका शुरू किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। रिसेंटली हमने न्यूज में देखा दिव्या देशमुख, है ना, दिव्या देशमुख जो है इन्होंने आपका शारजहां चैलेंज भी जो है वो रिसेंटली इन्होंने जीता है, शारजहां चैलेंज जीता है। और ये इंडिया की एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है आपकी दिव्या देशमुख। आपसे वो पूछ रहा है कि दिव्या देशमुख जो है वो आपका कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो बेटा याद रखना, दिव्या देशमुख जो है ना वो आपके चेस से रिलेटेड है ना। दिव्या देशमुख चेस प्लेयर है जिन्होंने अभी रिसेंटली आपका शारजहां चैलेंज जो है वो इन्होंने जीता है। और भी कई सारी चैंपियनशिप्स इन्होंने जीते हैं, बट करंट में आपका शारजहां चैलेंज था, इस वजह से मैं यहाँ पे ये चीज डिस्कस कर रहा हूँ। और आपका ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, चेस से रिलेटेड है दिव्या देशमुख। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बेटा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग करंट अफेयर वीडियो में।